हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विराम चिन्ह का जो चैप्टर है वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेट परीक्षा में विराम चिन्ह पूछे जाते हैं, तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा विराम चिन्ह का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इस तरह के और भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो विराम चिन्ह का मतलब होता है, विराम माने होता है रुकना। माने हिंदी में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जहाँ पर कुछ देर के लिए रुका जाता है। तो इसकी अगर हम लोग परिभाषा देखें तो परिभाषा में कहा गया है कि विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। भाषा में लिखित रूप में विराम या रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। माने कुछ ऐसे चिन्ह हैं जहाँ पर आपको रुकना होता है, तो ऐसे चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। और हिंदी में विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। आज हम सभी प्रकार के विराम चिन्हों को जो मुख्य रूप से है उनको हम पढ़ेंगे। तो हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह, इससे पहले आपको ये बताना है कि विराम चिन्ह अगर सही जगह लगाया जाए तो सही रहता है, और अगर उसको गलत जगह लगा दिया जाता है तो उसका जो अर्थ है वो बिगड़ जाता है। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। जैसे रुको शब्द है, रुको मत जाओ। अगर ये वाक्य है, आप इस वाक्य को देखो, रुको मत जाओ, तो अगर हम रुको के बाद कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, तो यहाँ पे रुका जाता है। जैसे रुको मत जाओ, इसका अर्थ होगा कि रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन अगर ये कॉमा हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं और मत के बाद लगाते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा रुको मत जाओ। देखिए, उसका अर्थ बिल्कुल उलट जाता है। पहले में था रुको मत जाओ, माने रुको जाओ मत, लेकिन अगर हम मत के बाद कॉमा लगाते हैं तो रुको मत जाओ, उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो विराम चिन्ह को उचित जगह पर, सही जगह पर लगाना जरूरी है, नहीं तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो हम अब आगे पढ़ते हैं हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह। तो हिंदी में पहला जो विराम चिन्ह आता है वो आता है पूर्ण विराम। सभी प्रकार के सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक खेलता है। आपने हिंदी में देखा है, जब एक वाक्य समाप्त होता है या एक मिश्र और संयुक्त वाक्य समाप्त होता है और दूसरा वाक्य शुरू होने वाला होता है, वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। और पूर्ण विराम आपको बच्चों पता है कि इस तरीके से एक खड़ी पाई लगती है, जिसको पूर्ण विराम कहा जाता है। अब आगे देखते हैं अगला चिन्ह क्या है, अल्प विराम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, उसको अल्प विराम यहाँ पे कहा गया है हिंदी में। तो अल्प विराम का अर्थ है न्यून ठहराव। अब अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प विराम का मतलब है कि जहाँ पर बहुत ही थोड़ी देर रुका जाए। न्यून ठहराव, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में बहुत ही कम ठहराव होता है, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे रमेश, सुरेश, महेश घूमने गए। जहाँ पर देखिए कई तरीके के नाम आते हैं, तो उन नामों के बीच में कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अर्ध विराम। अर्ध विराम का देखिए, जो अर्ध विराम होता है उसका चिन्ह क्या होता है, एक बिंदी होती है और उसके नीचे एक कॉमा होता है। देखिए, इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अर्ध विराम का अर्थ है आधा विराम। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है, वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह माफ़ी मांगता रहा, लोग उसे पीटते रहे। तो यहाँ पर देखिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। आगे जो चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, हम लोग इसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह को आप इस तरीके से देखिए लगाया जाता है, और ये जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वहाँ पर इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।
तो आप देखिए इसकी परिभाषा में क्या है। जिन वाक्यों में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन मार्क लगता है, जहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, उन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह आप एक खड़ी पाई होती है, उसके नीचे एक बिंदी ऐसे लगाया जाता है। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह तुम धन्य हो, हे भगवान ये कैसे हो गया। तो देखिए जहाँ पर बहुत ही अच्छा विस्मय का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, दुख का भाव हो, तो इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों से व्यक्त किया जाता है उन शब्दों के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आश्चर्य के शब्द क्या है, अरे, वाह, तो आहा, तो इन तरह के शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, या अरे हे भगवान, है ना। तो इस तरीके के जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दुख और विस्मय के भाव होते हैं, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए चिन्ह क्या होता है। अगला है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। आप लोगों ने देखा होगा जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। जब किसी कथन को कोड करना होता है तो उसका चिन्ह होता है, देखिए इस प्रकार से चिन्ह होता है, ये इसको कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। यह डबल अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, और इसका एक और रूप होता है इकहरा अवतरण चिन्ह, जैसे ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आप दोनों से परिचित होंगे। तो हिंदी में दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह होते हैं, तो इनका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बात कही हो और उसकी बात को ज्यों का त्यों लिखना हो, तो वहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे चिन्ह और दोहरे चिन्ह, माने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। किसी लेख, कविता और पुस्तक आदि का शीर्षक लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे रामचरितमानस। देखिए इसमें इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। जब किसी कथन को जैसे का तैसा लिखना होता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। तो हिंसा मत करो गांधी जी का कथन है और उसको हमें यहाँ पे लिखना था, तो इसको दोहरे इन्वर्टेड कॉमा में या दोहरे उद्धरण चिन्ह में इसको लिखा जाता है। अगला है योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, जो दो शब्दों को जोड़ता है उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। और योजक चिन्ह एक छोटा सा ऐसे आपको इस तरीके से लिखा जाता है, दो शब्दों के बीच में लगाकर, आपने देखा होगा। तो इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रात दिन, माता पिता आदि। देखिए इन दोनों में रात दिन के बीच में योजक चिन्ह लगा है और माता पिता के बीच में भी योजक चिन्ह लगा है। अगला होता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जैसे आप कोई हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग के बाद आप इस तरीके का चिन्ह बनाते हैं, तो विवरण चिन्ह आपका ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये चिन्ह आप ज़्यादातर आपने देखा होगा, वहाँ पर जब हम कोई विवरण देने जाते हैं, विवरण लिखना होता है, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो परिभाषा देखिए, जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रदूषण के कारण। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक माने ब्रैकेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो किसी भी बात को अगर हमें और अधिक समझाना है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल वहाँ करते हैं, कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी शब्द या वाक्यांश को और अधिक स्पष्ट करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जैसे लौकिक, और अलौकिक लोगों को ना समझ में आए तो उसका एक और अर्थ दिया गया है यहाँ पे सांसारिक। तो लौकिक और सांसारिक के बीच में फिर सांसारिक को कोष्ठक में लिखा गया है। अगला है हंस पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह आपने देखा होगा, कभी लिखते लिखते अगर कोई सेंटेंस लिखते कोई शब्द बीच में गलती से छूट गया है
तो हम लोग इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर उस छूटे हुए शब्द को लिखते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में जब कोई शब्द आदि छूट जाता है तो हंस पद का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण में दिया गया मोहन गया लिखा था, लेकिन आज जो है उसमें छूट गया, तो हंस पद का या त्रुटि पूर्वक चिन्ह का प्रयोग करके आज लिखा गया, तो मोहन आज गया। और 10वां है संक्षेप सूचक लाघव चिन्ह। माने कोई चीज़ हमको संक्षेप में लिखनी होती है, पूरा शब्द नहीं लिखना होता है, तो हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे संक्षेप में लिखने के लिए इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। संक्षेप सूचक का प्रयोग किसी नाम या शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर में पूरा डॉक्टर हम नहीं लिखते, डा लिख के उसमें गोला बना देते हैं, तो संक्षेप का चिन्ह हो गया। और प्रोफेसर आदि। तो इस प्रकार से बच्चों आपको आज जो मुख्य हिंदी के विराम चिन्ह है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। आपके लिए इस तरह के वीडियो बनते रहेंगे। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।